Hi. So today we will discuss about मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट आ चुका है, पहले उसको देख लेना एंड देन दिस इज सेकंड पार्ट, तो अच्छे से समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए। इससे आगे आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत लगेगी, बट स्पेक्ट्रम से इससे एक बार सारा क्रिस्टल क्लियर कर लो अपना जो भी कॉन्सेप्ट है, एंड देन फिर आपको रिवाइज करने के लिए स्पेक्ट्रम एक बारी जस्ट रीड इट आउट, तो आपको समझ पड़ेगी, क्योंकि ये जो नोट्स है बहुत ही अच्छे हैं PWIS के। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर दैट यूपीएससी रिलेटेड एंड NLB रिलेटेड कंटेंट, जो कि आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स। ये सेकंड पार्ट है। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, तो ही कंटिन्यू करना है इसको। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मुगल एम्पायर। राइट, तो फ्रेगमेंटेशन जो था मुगल एम्पायर का, इसमें क्या होगा कि ये नोट्स मैंने भी एक बारी पढ़े नहीं अब, तो नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि हमको भी हाईलाइट साथ साथ करना पड़ेगा। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ मुगल एम्पायर में क्या होगा, 3 टाइप्स आती है। एक तो सक्सेसर स्टेट निकल गए थे, जिसमें हैदराबाद, अवध, बंगाल आ गया था, और देन फिर बिहार एंड उड़ीसा ऐड हुआ था। फिर एक रेबल स्टेट आए थे, न्यू स्टेट जिनको बोलते हैं, जिसमें मराठा, सिख, जाट्स आ गए थे। और फिर वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट आ गए थे, जिसमें मैसूर, केरला एंड राजपूत का उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था। आगे बात करें, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्टेट। सेम थिंग हमने पढ़ी अभी जस्ट। वो क्या हो गया कि आपको एग्जाम में क्या होगा कि ये चीज़ें लाइक आप अगर ऐसी टेबल बनाते हैं तो दिस इज आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा चीज़ें लाइक लिखने में। एंड अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है और आप ऐसा डायग्राम बना देते तो इट विल बी लाइक कि एग्जामिनर के आइज में लगेगा कि हाँ बच्चे को सब आता है। सो दैट्स वाई आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हाई हो जाएंगे। ठीक है, सो वही चीज़ लिखी है। एक ये है, इसको याद या तो पूरा याद करने का नीड नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू रीड इट आउट वंस। सादत अली खान फर्स्ट, 1722 में इसका टेन्योर था, फारूक सियार के टाइम। फिर मोहम्मद मुकीम 1739, जलालुद्दीन हैदर अबुल मंसूर खान, आई डोंट नो। फिर इसमें वजीर अली खान, सादत खान, इसमें से कुछ के नाम हमने सुने हुए हैं, कुछ के नहीं सुने हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। आगे हम चलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको अपने आप इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको टिप्स पे हो जाएगी चीज़ें, बट टिप्स पे करना पड़ेंगी। जो इंपॉर्टेंट है यू शुड डू दिस बाय हार्ट, बट एक बार में नहीं होगा, वो अगेन एंड अगेन रिवाइज करने के बाद होगा। सो हम लोग कैरी ऑन करते हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, सो दैट कि आप सुनेंगे तो आपको याद होगी चीज़ें। एंड उसके अलावा पढ़ना भी पड़ेगा, राइट। सो इन ये जो मेरे नोट्स हैं, इनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और उसके अलावा आप बेसिक जो आपकी रीडिंग है वो स्पेक्ट्रम से कंटिन्यू रखेंगे, तो आपका काम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ होगा। एंड देन फिर यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस अबाउट PYQs, टेस्ट सीरीज एंड रिलेटेड टू द मेंस क्वेश्चंस, राइट। सो या दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। सो सादत खान बुरहान उल मुल्क, राइट, 1722 से 39, ही सपोर्टेड मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, सो सॉरी, आई थॉट कि फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम की बात है। He supported Muhammad Shah Rangila against the Sayyid brothers, right, and was appointed governor of Agra, administering it through his deputy Neelkant Nagar to remove him from the capital. It's not that important, right? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। Yeah. As he had no son, तो उसका जो सन इन लॉ निफ्यू था सफदर जंग, वो सक्सीड हुआ इन द अवध विद imperial approval. In 1748, Ahmad Shah appointed Safdar as Wazir. 1748 में अहमद शाह अपॉइंटेड सफदर एज वजीर, राइट, एंड देयर आफ्टर अवध रूलर्स वर नोन एज नवाब वजीज। शुजाउद्दौला की बात करें 1754 से 75, ही फॉट अलोंगसाइड शाह आलम सेकेंड एंड मीर कासिम इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट वॉज डिफीटेड, राइट। एंड देन फिर क्या हुआ कि ही लॉस्ट द टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद एंड कारा, एंड इन 1765 ही साइंड अ डिफेंस ट्रीटी। सो हम लोग बात करें, एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ अपने नोट्स में, सो दैट कि मैं बता पाऊँ मेन पॉइंट्स, बिकॉज मैंने इन नोट्स को एक बार ही पढ़ा हुआ है, और उसके साथ मैंने ये बनाई हुई है चीज़ें लिटिल बिट। तो शुजाउद्दौला चल रहा है हमारा, राइट। इसमें हमको ये याद रखना है कि शाह आलम और मीर कासिम के अलॉन्ग साइड में इन्होंने फाइट की थी, एंड देन ये डिफीट हो गया था, एंड देन उसके बाद उसने टेरिटरी इलाहाबाद एंड कारा की लॉस्ट की थी 1765 में, इतना याद रखना है। उसके अलावा आगे चलते हैं, तो फिर है हमारे पास हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क असफजां 1724 एंड 48। इसमें हमको याद रखना है मीर कासिम, ओके, कमर, ओके, उद्दीन खान, सिद्दीकी बाया फंडी, आई डोंट नो, इनके नहीं याद रखना है वैसे तो। इस आदमी को टाइटल मिल गया था चिनकिलिज खान का, तो आपको इसका इतना बड़ा नाम याद ही रखना है। आपको जो टाइटल अभी भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो टाइटल मिला है हम लोगों को, नवाब को एंड एम्परर को, वो टाइटल याद रखना है, लाइक वजीर, लाइक जो भी टाइटल उन्होंने लिया है, जैसे अकबर सेकंड, शाहजहाँ सेकंड, फर्स्ट, वट एवर, वो चीज़ें याद रखनी है। डोंट रिमेंबर द रियल नेम्स ऑफ दैट, बिकॉज वो एग्जाम में नहीं आने वाले, टाइटल से ही क्वेश्चन आएंगे। सो चिनकिलिज खान टाइटल ले लिया था इन्होंने, इसने बाय औरंगजेब, ठीक है। लेटर ऑनर्ड एज अ निज़ामुल मुल्क बाय फारूक सियार, तो फारूक सियार से फिर निज़ामुल मुल्क ले लिया था इसने, और फिर ये इसको वजीर बनाया गया था एट द टाइम ऑफ फारूक सियार की, जब टेन्योर चल रहा था 1713 में। एंड एज असफ जहाँ बाय मोहम्मद शाह इन 1725, राइट।
आगे चलें, बस इतनी चीज़ें याद रखनी। तो मैंने इसके बाद में मैंने खुद ने रीड नहीं किया है ऑलमोस्ट, तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। Annoyed with Mughal politics, he marched to the Deccan and founded the state of Hyderabad, become the founder of Asafjai dynasty. Though he ruled independently, he continued to recognize Mughal sovereignty. Okay. 1730 फिर Zulfikar Khan died. Khilji Khan got the vice royalty of Deccan. Then 1750 में हुसैन अली जो सैयद बदर जो है रिप्लेस्ड हो गया था एक. फिर 1720 हुसैन got assassinated. Khilji Khan appointed as a Subedar of Deccan. Then 22 में become वजीर at Delhi and aided Malwa and Gujarat to viceroyalty of Deccan. Then 1723 में इतना सब याद नहीं रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक हम आगे चलते हैं. 1724 में बैटल ऑफ शक्कर घेरा हुआ था. निजाम वॉज सपोर्टेड बाय बाजीराव, ये याद रखना है. 1725 में मोहम्मद लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू कन्फर वाइस रॉयल्टी ऑफ डेक्कन टू निजाम एंड कन्फर द टाइटल ऑफ असफ जहां. ये चीज़ याद रखनी. 1725 में मोहम्मद लेफ्ट with no point, but the viceroyalty of Deccan to Nizam and conferred the title of Asaf Jah. Troubled by Maratha, but cleverly diverted them to North India. Bajirao then defeated the Mughal Empire at several occasions, right? Fought against Bajirao and was defeated at Bhopal. Then fought against Nadir Shah at Karnal, right? उसके बाद diplomat, benevolent ruler, peace and order in the Deccan, promote agriculture and industry. Rohilla and Bangash Pathan. Pathans, I don't know क्या पढ़ते हैं इसको, what is the right pronunciation, but still we have to remember the things, not a pronunciation, so please ignore it. Okay. In Gangetic Valley, yeah, so in Gangetic Valley the Rohillas and Bagash Patan carved out independent participation. क्या किया था इन लोगों ने? इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन फॉर देमसेल्व्स. उसके बाद रोहिल खंड एंड द किंगडम ऑफ बगाश पठान वेर द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल अफगान माइग्रेशन फ्रॉम 17th century onwards India. Dod Khan awarded the Ketahar region Rohilkhand by Aurangzeb to suppress Rajput uprising which are okay. 1721 Ali Muhammad his adopted son succeeded him. I don't think so it's important, but still हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं जिन जिन चीज़ों पे आपको क्या दिख रहा है, हाईलाइट दिख रहा है, वो सारी इंपॉर्टेंट है. उन पे PYQ आई मीन MCQ बन सकता है. डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दैट. और मेंस की प्रैक्टिस तो करना ही है, तो वो लोग तो हम लोग अलग से कर ही लेंगे. ही सेट अप अ स्मॉल किंगडम ऑफ रोहिलखंड इन द हिमालय फुटहिल्स बिटवीन कुमाऊं एंड गंगा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिसरप्शन कॉज्ड बाय नादिर शाह's invasion. Right, he becomes so powerful that he refused to send tax revenue to the center. When Ali died, leaving 6 sons, 2 of his elder son were in Afghanistan at the time of his death, while the other 4 were too young to assume the leadership of Rohilkhand. आ रहा समझ में? 6 तो क्या थे, अली जब डाइड हुआ तो उसके क्या थे, सॉरी 6 सन थे, राइट. तो उसमें से 2 तो क्या थे, बड़े वाले अफगानिस्तान में थे जब उसकी डेथ हुई तब, और 4 जो थे वो छोटे थे, लीडरशिप नहीं संभाल सकते थे रोहिलखंड की, राइट. सो एज अ रिजल्ट पावर वाज ट्रांसफर्ड टू अदर रोहिल्ला सरदार. सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, पावर क्या हुआ, ट्रांसफर हुई अदर रोहिल्ला सरदार, इंक्लूडिंग including Najibuddollah, sorry, who got aligned with Abdali. He also convinced Sujauddollah, the Nawab of Awadh, to join Oudh, I don't know, Awadh ही पढ़ते हैं इसको, right, to join Ahmad Shah Abdali forces against the Maratha. फिर Muhammad Khan Bagash, who belonged to the Bagash tribe, became the first Nawab of Farrukhabad in 1713, Uttar Pradesh. He named the city after Farrukhsiyar. The Bagash Nawab encouraged merchants and bankers to come and settle here. Also, the established Farrukhabad mint was known for its quality. Ahmad Khan Bagash, the third Nawab, took part in third battle of Panipat in 1761 and supported Ahmad Shah. नेक्स्ट की बात करते हैं जाट्स. जाट्स वर एग्रीकल्चरिस्ट हु वर लिविंग अराउंड दिल्ली, मथुरा एंड आगरा. जाट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ औरंगजेब. चूरामन वाज अ जाट chieftain of Sinsini, Rajasthan. He was the founder of Bharatpur dynasty, and he also founded a city of the name of Bharatpur. फिर बदन सिंह, it's not important. Uday Surajmal, not important. After the death of Surajmal 1763, Jat state broke into small parts of control and these and that and these and that. Okay, rise of Maratha, very very important. So हम यहाँ से शुरू करते हैं. Rise of Maratha. There was in the service of Bahmani rulers and held mansab and jagirs. Unlike the Rajputs, none were independent rulers or ruled over a large kingdom. They were not the leaders of clans on whose backing they could depend, but the ruler of Deccan embarked upon a definite policy of winning over the Maratha to their side. Hence, the Maratha formed the backbone of the. ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो वी कैन स्किप. हमको यहाँ से देखना है. सी, ये मराठा का राज्य था. बीजापुर गोलकुंडा नजर आ रहा है ना. सी, दिस इज मराठा का राज्य, बीजापुर दिख रहा है ये, ठीक है. मैंने येलो किया, इस पे हाईलाइट किया. एंड दिस इज गोलकुंडा. उस टाइम पे मराठा यहाँ पे राज करते थे. ओह माय गॉड. आगे चले. शाहजी भोसले.
1594 से 1664. He was a son of Molaji Bhosle, Raja of Verul, and a general in the court of Adil Shah, Sultan of Bijapur. Shahji inherited the Pune and Soop Jagirs under the Ahmednagar Sultanate. During the Mughal invasion of Deccan, he joined the Mughal forces and served Emperor Shah Jahan for a brief period. After being deprived of his Jagirs, he defeated to the Bijapur Sultanate in 1632 and regained control over Pune and Supe. In 1638, he also received the Jagir of Bangalore after Bijapur's invasion of Kempe Godwa II's territories. He eventually became the chief general of Bijapur, oversaw its expansion. He created the Maratha state before the Maratha did not have established state. He left the Pune Jagir to his wife Jijabai and minor son Shivaji. Shivaji Maharaj then उनका आया tenure 1630 से 1680 50 years तक. So he overran a number of hill forts near Pune after the death of guardian दादाजी कोडदेव. तो शिवाजी के दादाजी कौन थे ये भी आ सकता है, माता कौन थी, जिजाबाई पिता कौन थे. So मैंने just पढ़ा आई and literally शाहजी भोसले, right? Yeah. And then दादाजी कोडदेव, right? ये कौन थे शिवाजी के दादाजी. Shivaji became his own master. He conquered the jail kingdom from the Maratha chief in 1656. He entered into negotiations with Aurangzeb and then changed side. He conquered the area of Bijapur. Bijapuri noble Afzal Khan came to capture Shivaji, but he killed him cunningly. Right? Aurangzeb was watching the rise of Maratha. He sent the governor of Deccan, Shaista Khan, to capture him. In 1663, Shaista Khan occupied Pune but was attacked by Shivaji while he was in campaign, right? Khan lost his son in these attacks. Meanwhile, Shivaji looted the Mughal port Surat in 1664. Treaty of Purandar. This is one of the important treaty. अगर ट्रीटी पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, आई डोंट थिंक सो, पर बनेगा और बना है पीछे पीवाईक्यूज में. वी विल शो यू, लाइक आई विल शो यू. So Treaty of Purandar 1665. Aurangzeb sent Raja Jai Singh of Amber, one of the most trusted advisors of Aurangzeb, to deal with Shivaji. He basic Purandar. So Shivaji opened negotiation with Jai Singh in his place. Shivaji asked to be executed from personal service and Mansab 5,000 was granted in his place to his minor son Sambhaji. After this, Shivaji was put into the Mansabdar rank which had been granted earlier to his minor son. Shivaji walked off angrily and refused imperial service, and this was a turning point. Mughal Maratha of relationship, he was detained but he escaped in 1666. सी शिवाजी 1627 से 80, फिर संभाजी बने इधर एंड फिर उनका बेटा साहू जी, इधर राजा राम, देन शिवाजी सेकंड, राइट. तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी पढ़ते हैं हम लोग. शिवाजी रिन्यूड द कंटेस्ट विद द मुगल. ही सेक्ड सूरत फॉर द सेकंड टाइम एंड मेड इंट्रोड्स टिल बेरर एंड वॉट एवर. इतना कोई इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं हैं. आगे चलते संभाजी वाला टेन्योर में. ही वॉज द एल्डर सन ऑफ शिवजी, अभी पढ़ा हमने शिवाजी, सॉरी. ही डिफीटेड हिज ब्रदर राजा राम, राइट. ही सपोर्टेड अकबर सेकंड, द रिबेलियस सन ऑफ औरंगजेब. Then in 1681, Aurangzeb raised Deccan in pursuit of his son Akbar II. In 1686, annexation of Bijapur took place, and 1807 में annexation of Golconda. 1689 में Sambhaji was captured and executed, which unleashed Maratha Sardar Rajaram. He succeeded the throne with the help of minister, and also fell to the east coast, Jinzi. उसके बाद Mughal captured Rajgarh along with Sambhaji's wife and son Sahu, but Rajaram escaped. 1703 में Aurangzeb opened negotiation, but then retreated. Tarabai and Shivaji second. Raja Ram was succeeded by his minor son Shivaji second. तो राजा राम का के सक्सेसर कौन थे, शिवाजी सेकंड, अंडर द गार्जियनशिप ऑफ मदर ताराबाई, राइट. एंड उसके बाद में ताराबाई सेंट धानाजी जाधव टू आउटेस्ट साहू, but Danji was won over by Sahu. In 1707, with the help of Chitpavan Brahman named Balaji Vishwanath, Sahu was successful in defeating Tarabai at the Battle of Khed, and she went away to Kolhapur, establishing the royal house of Kolhapur. साहू 1707 से 1749, he was released by the Mughal Emperor Bahadur Shah, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, which led to the start of the civil war and defeated Tarabai's army. During Sahu के रीजन में क्या हुआ था, राइज ऑफ पेशवा, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मराठा किंगडम इनटू द एम्पायर, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस ही वाज एविडेंट, राइट. समझने के लिए एक ये टेबल टाइप डायग्राम है, आप इसको एक बार ही देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आंसर्स में आपको अच्छे से मार्क्स दिला सकते हैं आंसर में अगर आप इसको बनाते हैं.
right? So you get good marks. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। छत्रपति सुप्रीम सॉवरेन थे, रूलिंग मोनार्क थे। छत्रपति शिवाजी हेल्ड द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द एम्पायर। इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड बात हो गई अष्टप्रधान, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर थी, ये इंपॉर्टेंट है। काउंसिल रिपोर्टेड डायरेक्टली टू शिवाजी एंड हेल्ड सिग्निफिकेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिंग इन द किंग्स पॉलिसीज। ईच मिनिस्टर हैड अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशवा प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, ठीक है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। मतलब पूरा रटना नहीं है, जिसमें मैंने हाईलाइट किया ये समझना है। एक मजूमदार था जिसको ऑडिटर को बोलते हैं, ये फाइनेंशियल हेल्थ और किंगडम संभालता था, राइट, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें इफेक्टिवली मैनेज करता था, राइट, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी संभालता था वो, मजूमदार की बात करें, ऑडिटर। देन पंडित राव चीफ स्पिरिचुअल हेड था, ये सेट डेट्स फॉर रिलीजियस सेरेमनी, तो वो एक तरीके से पर्सनल पंडित कह दो, राइट। फिर दाबीर, दाबीर एक फॉरेन सेक्रेटरी था, लाइक किंग और ऑन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। तो वो क्या करता था कि किंग था फॉरेन पॉलिसी मैटर्स की चीजों का, एंड शेप करता था एम्पायर के रिलेशनशिप को विद अदर पावर्स एंड नेशंस। नेक्स्ट है सेनापति, जिसको हम मिलिट्री जनरल कहते हैं। सेनापति मैनेज करता था सभी एक्सपेक्ट की मिलिट्री पावर्स, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग वॉर टाइम। एंड सेनापति ऑल्सो सर्व्ड एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू द किंग। उसके बाद न्यायाधीश, जिसको हम चीफ जस्टिस बोलते हैं, वी नो अबाउट दैट। न्यायाधीश वाज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड इंश्योरिंग देयर एनफोर्समेंट। सिविल एंड मिलिट्री जस्टिस को कवर करता था। फिर मंत्री, chronicler, the मंत्री maintain meticulous record of king's daily activity, right, like historical record for future reference as well. नेक्स्ट है सचिव। अब इनमें से किसी पे भी कोई क्वेश्चन बन जाता है कि ये क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, तो लाइक लिटिल बिट नाम और उसका टाइटल, लाइक लिटिल बिट सिनॉप्सिस टाइप आपको बना लेना इन चीज़ों का, याद करना है। तो सचिव की बात करें तो ये चार्ज ऑफ रॉयल कॉरेस्पोंडेंस एंड कम्युनिकेशन की चीजें देखता था। देन शिवाजी महाराज इनकरेज द यूज ऑफ मराठी एंड संस्कृत इन एडिशन टू प्रशियन इन द कोर्ट। तो कोर्ट के अंदर शिवाजी महाराज जो थे, जब उनका टेन्योर चल रहा था, तो वो क्या करते थे, मराठी और संस्कृत को भी यूज करने, लोगों को यूज करने के लिए इनकरेज करते प्रशियन के साथ साथ। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस एंड हिज अपोजिशन टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। Shivaji abolished the Jagirdari system in favor of Royatwari system, was eliminated the need for middlemen between farmers and the state. Then Shivaji strictly supervised the I don't know, Mira Sardar, who had inherited the land rights. Then सो सॉरी, जूम आउट नहीं किया था मैंने, नाउ क्लियर, अच्छा दिख रहा है, राइट। सो शिवाजी स्ट्रिक्टली सुपरवाइज द मीरा सरदार, ये हो चुका था। देन रेवेन्यू सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द माली गंबर्स काठी सिस्टम, इन विच एवरी पीस ऑफ लैंड वाज मेजर्ड बाय रोड और काठी, ये याद रखना है। देन शिवाजी इंप्लीमेंटेड द चौथ एंड सरदेशमुखी टेक्स्ट। देन रेवेन्यू सिस्टम, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन मुगल एंड डेक्कनी स्टेट। लैंड वॉज मेजर्ड बाय द रोड कॉल्ड लाठी, तो रोड के द्वारा मेजर होता था, जिसको लाठी कहते थे। इसमें होती थी पैडी फील्ड्स, गार्डन लैंड्स, हिली ट्रैक्ट्स। शिवाजी रिड्यूस द पावर ऑफ देशमुख एंड कुलकर्णी एंड अपॉइंटेड हिज रेवेन्यू ऑफिशियल कॉल्ड कारकुन्स। He also discouraged revenue farming. Then Choth Sardoshmuki where two major sources of revenue were collected in neighboring areas of Mughal Deccan Sultanate. Choth 1/4 of the revenue. Like हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं चौथ एंड सरदेशमुखी के बारे में, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो मैंने कहा था कि आगे चीजें आएगी। तो ये अगर कहीं पे भी डेफिनेशन चौथ सरदेशमुखी का आता है, मीनिंग पूछा जाता है, तो ये दो चीजें लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो लाइनों को रट लेना। चौथ मतलब 1/4 ऑफ द रेवेन्यू वाज पेड टू मुगल इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा राइट्स। सरदेशमुखी एडिशनल लेवी ऑफ 10% ऑफ द लैंड्स वेयर मराठा क्लेम हेरिडेटरी राइट्स। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है चौथ एंड देन सरदेशमुखी। नाउ इट्स क्लियर, राइट। नाउ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी ऑर्गेनाइज्ड अ डिसिप्लिन्ड एंड efficient army. The ordinary soldier were paid in cash, but the chief and military commanders were paid through Jagir grants. Saranjam or Mukasa, I don't know what pronunciation is. Army consists of infantry, Mawali foot soldiers, cavalry, horse riders जो हम पहले पढ़ चुके, equipment holders and navy. ये एक पेपर की कटिंग इसने इनमें लगाई हुई है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इन द 18th century, पेशवा ऑफर्ड अभय पत्रास और लेटर्स एक्सप्लिसिटली promising security to encourage migrants to return. Like अभय पत्रास अगर कोई पूछ ले तो मेंशन कर सकते हैं हम लोग, कर लो भाई, राइट। पेशवा ऑफर्ड, राइट। सो या 18th century में पेशवा ऑफर्ड अभय पत्रास और लेटर्स एक्सप्लिसिटली promising security to encourage migrants to return. They exempted riots from land revenue. Like 1752, the Nizam's army encamped near Pune, destroyed crops and scorched homes, pushing villagers to migrate. To induce their return, Peshwa Balaji Bajirao's Abhay Patra promised to forge revenue collection the next year, increasing it to the full rate by the fourth year.
राइज ऑफ मराठा आफ्टर 1707, लाइक डिक्लाइन हो गया था मुगल एम्पायर का तो औरंगजेब के बाद, डेथ ऑफ औरंगजेब 707 में हुई, हमको याद है। नेक्स्ट या लास्ट वीडियो में हमने देखा था। सो राइज ऑफ मराठा 1707 के बाद मराठा का राइज कैसे हुआ, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, पहली ही लाइन यही आ गई कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर प्रेजेंट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अ मराठा टू राइज। कोई डिक्लाइन हुआ तो ऑब्वियसली बात है कोई राइज करेगा, उस टाइम पे दो ही बड़ी बड़ी अथॉरिटी चल रही थी। तो ये जो है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रही मराठा के राइज होने की। मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, दे वेर एस्पायरिंग टू रूल द नॉर्थ इंडियन एम्पायर एंड हैड एक्वायर्ड टू रोल ऑफ किंग मेकर्स इन द मुगल कोर्ट, राइट। हाउएवर द डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, तो डेथ ऑफ पेशवा माधवराव। तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में पेशवा माधवराव फर्स्ट की डेथ हो गई एंड 1772 में weakened the control of Peshwa over the confederacy, right। एक यहाँ पे डेफिनेशन दी, इसको पढ़ ले। अष्ट प्रधान क्या होता है, तो अष्ट प्रधान was a system of ministerial delegation in the Maratha Empire. The council is credited with having implemented good governance practice in the Maratha heartland as well as for the success of the military campaign against the Mughal Empire, right। Chief united on occasion but most often quarreling among themselves, ठीक है। पेशवा की बात करें, पंत प्रधान बोलते हैं, हु हैंडल फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान में वो पेशवा उसका वो होता है जो पंत प्रधान कहलाता है, जो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, हैंडल करता है। लेटर दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट एंड फंक्शन एज प्राइम मिनिस्टर, लाइक दे फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंस। पेशवा कौन हुआ, जैसे वजीर होते थे ना उधर मुगल्स में, वैसे यहाँ पे पेशवा। दे फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंस एंड सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। इंपॉर्टेंट पेशवा सोनपत दलबीर 1640 से 1652 वाज द फर्स्ट पेशवा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आ जाएगी एग्जाम में। मोरपंथ त्र्यंबक पिंगल ये असिस्ट शिवाजी, तो ये शिवाजी के टाइम पे पेशवा थे। देन रामचंद्र पंत अमत्या, ही वाज अलॉटेड हुकूमत पनाह बाय राजा राम, ही वाज रिप्लेस्ड बाय ताराबाई इन 1698। ही रोट अभिनय पत्र, अभिनय है शायद। द रॉयल एडिक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मराठा पॉलिसी वाज रिटन इन मोदी मराठी। नाउ यहाँ पे चीजें दी हुई है सी। बालाजी विश्वनाथ थे सबसे पहले 1713 टू 1720, फिर बाजीराव उधर, फिर बाजीराव के दो सन थे रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव, फिर रघुनाथ राव का एक सन बाजीराव सेकंड, फिर उधर बालाजी बाजीराव के तीन सन माधव राव जिनकी डेथ हो गई थी अभी जस्ट पढ़ा, देन नारायण राव एंड देन विश्वास राव एंड देन नारायण राव का एक सन सवाई माधव राव। बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं, राइट। बालाजी विश्वनाथ से चीजें शुरू हो रही है, तो 1713 टू 20 ही गॉट द टाइटल्स सेना कराटे, राइट। सो ही गॉट द टाइटल दीस ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्स फ्रॉम साहू, सो ही वाज द ऑर्गेनाइजर फ्रॉम फोर्स, इसका मतलब ये होता है सेना कराटे। एंड वाज नोन फॉर मेकिंग द पेशवा पोस्ट हेरिडिटरी एंड मेकिंग इट पावरफुल, तो इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो थी पेशवा पोस्ट इनसे पहले क्या थी, हेरिडिटरी नहीं थी, जिसे चाहे बना सकते थे, पर इन्होंने हेरिडिटरी कर दी। इतना अच्छा काम करके पेशवा की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी हो गई, तो इनके बाद फिर इनके बच्चे ही सक्सेसर इनके फिर बने वो पेशवा। सो मेकिंग इट पावरफुल, ही सपोर्टेड साहू एंड रिसीव द हेल्प ऑफ अदर मराठा सरदार फॉर द सेम। तो इसको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं कि ही वाज नोन टू द मेकिंग द पेशवा पोस्ट हेरिडेटरी, राइट। उसके बाद इन 1790 ही सक्सेसफुली ऑब्टेन मराठा राइट्स फ्रॉम फारूक सियार, तो इन्होंने क्या करा, मराठा राइट ले लिए फारूक सियार से 1719 में। रिकॉग्निशन ऑफ साहू एज मराठा किंग, तो इन्होंने साहू को रिकॉग्निशन दिलाई मराठा किंग के तौर पे। देन परमिशन टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी इन्होंने ही दिलवाई बालाजी बाजीराव, एंड फ्रॉम 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन इंक्लूडिंग कर्नाटक एंड मैसूर। ही असिस्ट द सैयद ब्रदर्स इन डिपोजिंग द मुगल एम्पायर फारूक सियार इन 1719। बाजीराव, फिर अब नेक्स्ट इतना हुआ, देन बाजीराव 1720 टू 40। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके सन कौन है, बाजीराव, देखते हैं। तो आगे हम आते हैं बाजीराव, तो 20 साल बाजीराव का टेन्योर था। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो ये एल्डेस्ट सन थे बालाजी विश्वनाथ के, जिसको हम थोराले कहते थे, मीनिंग एल्डर बाजीराव, राइट। ही वाज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैंने बोला था मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट नोट्स है ये, एंड मैं वीडियो बना रही हूँ, सो मैं साथ साथ हाईलाइट कर रही हूँ, सो दैट कि आप भी इसको शॉर्ट नोट्स में अभी साथ ही साथ बना लीजिए। ठीक है, तो ही वाज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर हमने पढ़ा है, या आगे हम पढ़ेंगे। आफ्टर शिवाजी, राइट, वाज नोन एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द 9 पेशवा, तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं 9 पेशवा में सबसे ज्यादा। बाजीराव फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन सो दैट मराठा कुड रीन फ्रॉम अटक टू कटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अटक टू कटक तक सारी चीजें मराठा की होनी चाहिए, इन चीजों पे एक्सपेंड किया, राइट, नॉर्थवर्ड चीजों पे एक्सपेंशन किया। तो ये चाहते थे कि अटक से कटक तक सब मराठा को, इसलिए इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बोला जाता है सभी 9 पेशवा में। इसको भी हाईलाइट करेंगे हम लोग।
ही इज सेड टू हैव fought for the establishment of हिंदू पद पदशाही, राइट। तो ये क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं कि हिंदू पद पदशाही किसने एस्टेब्लिश की, तो वो भी हम कर देंगे। फिर निजामुल मुल्क was a arch rival and conspired against him with the House of Kolhapur. Nizam was defeated at Palkhed and Bhopal and had to grant Chauth and Sardeshmukhi of 6 provinces of Deccan. So sorry for the delay, but I am highlighting these क्योंकि बाद में तो फिर मैं भी रिवीजन के टाइम ही पढ़ती हूँ, सो दैट की हाईलाइट अभी हो जाए। निजामुल मुल्क was a arch rivalry conspired against him in the House of Kolhapur. Nizam was defeated at Palkhed and Bhopal and had to grant Chauth and Sardeshmukhi of 6 provinces. In order to manage the rapidly increased empire, Bajirao first organized a confederacy of prominent Maratha chiefs. Each chief was assigned a sphere of influence, which he was summoned to conquer and rule in the name of Maratha king Sahu. Okay, ठीक है, इसमें नाम लिखा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दूँ सो दैट कि ये कलम मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया हाईलाइट के लिए, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट है एक बार याद रखना, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होलकर इंदौर मध्य प्रदेश में होलकर चलते थे, राइट। उसके बाद ग्वालियर स्टेट में क्या चलता था, सिंधिया का राज था। देन देवास स्टेट में पुराज या पवाराज चलते थे। देन गायकवाड़ चलते थे बड़ौदा स्टेट के टाइम गुजरात में। देन भोसले चलते थे तंजौर में। देन घोरपड़े, देन नेवालकर, राइट। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये सारे एरिया ऑफ रूलर्स के नेम एंड दिस स्टेट। In 1722, he captured Salsette and Bassein. In 1722, he captured Salsette and Bassein from the Portuguese, and 1728 में he shifted the administration capital from Satara to Pune. Right? He initiated the system of confederacy among the Maratha chiefs, which they were supported to administer autonomously. He helped conquer central India, Malwa, Rajput, extend his dominions into Gujarat in the northwest and Deccan in south. वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सब पूरा ही देखना है ये, प्लीज़ वॉच इट आउट टिल द एंड। एंड इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। ही रेटेड मुगल Delhi in 1737. In 1737, the Maratha invaded the northern frontiers of the Mughal Empire, reaching as far as the outskirts of Delhi, and Bajirao defeated the Mughal army there and monarched back to Pune. Nizam intercepted the Maratha during the latter's return journey. Two armies clashed near Bhopal. Right, it is also referred to the Battle of Bhopal, and it is resulted in the victory of monarch. So इसको मैं एक बार highlight कर लेती हूँ, important होगा तो हम पढ़ेंगे. According to this treaty of Doraha Sarai, Nizam promised to procure to Peshwa the whole of Malwa, complete sovereignty of territory between Narmada and the Chambal, war indemnity of 50 lakh rupees. He fought in over 41 battles as one of the few to have never lost a single battle. So he fought in मतलब इन्होंने क्या करा, 41 से ज़्यादा बेटल्स लड़े। हम बाजी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सो सॉरी आई फॉरगेट द नेम ऑल्सो, बाजीराव। सो तो इन्होंने 41 से ज़्यादा बेटल लड़े, 20 साल तक इन्होंने राज किया। इज़ वन ऑफ द फ्यू टू हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल बेटल। कुछ में से कुछ बैटल को छोड़ के बाकी बैटल में इन्होंने कुछ भी हारा नहीं है, राइट। ही डाइड एट द एज ऑफ 40 ऑफ अ सडन फीवर एंड कैम्प व्हाइल गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट इनके बेटे बालाजी बाजीराव, राइट। 1740 से उन्होंने भी 20 साल 21 साल राज किया। सो ही वाज आल्सो नोन एज नाना साहब पेशवा, राइट, बालाजी बाजीराव। ही एक्सटेंड द मराठा territory into the northwest, east and central India. 1750 by the Sangola Agreement. So 1750 में क्या होता था, Sangola Agreement, right? The Maratha king become a Royfenant, do nothing king वाले जो थे लोग, and the mayor of the place and the Peshwa emerged as a real and effective head of Maratha confederacy. Ram Raja was retained as a titular Chhatrapati. It was under his leadership that the Maratha Empire reached its peak. So it was under his leadership. So under his leadership, Maratha Empire reached its peak. He defeated अलीवर्दी खान. तो इन्होंने अलीवर्दी खान को, जो बंगाल का नवाब था, उसको क्या करा, हराया। So he defeated and 1/3 of the Indian subcontinent come under the Maratha. तो एक तिहाई उनके टाइम पे फिर क्या हो गया था, इंडिया का सबकॉन्टिनेंट इनके अंडर में आ गया था। फिर 1752 में ही इंटर इनटू एग्रीमेंट विद द मुगल्स एंड गेव एश्योरेंस to protect the Mughal Empire from internal and external enemies, for which Chauth of northwest provinces and the total revenue of Agra and Ajmer will be collected by Marathas. So Chauth of सरदेशमुखी नहीं, सिर्फ चौथ की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का, एंड टोटल रेवेन्यू कहाँ का, आगरा और अजमेर का जो था वो कलेक्टेड किया जाएगा बाय मराठा। 1758 में he captured Atok. So in 1758 captured Atok on the bank of Indus River and Peshwa in the Battle of Atok.
राइट उसके बाद जस्ट कुछ मिनट और पढ़ना है, थोड़ा ही बचा है. ऑनरिंग द एग्रीमेंट दे कन्फ्रंटेड अहमद शाह अब्दाली ड्यूरिंग हिज इन्विजन. हिज जनरल सदाशिव राव लॉस्ट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. इन जनरल हिज जनरल जो थे सदाशिव राव, उन्होंने क्या करा, लॉस्ट द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761. Unable to bear the defeat and the loss of Vishwas Rao and Sadashiv Rao, he succumbed to grief. Abhi sorry, ignore the words which is I am not pronouncing right, but still हमें तो concept clear करना है ना, because I am not good at all in it, right? And ये काफी tough word आ रहे हैं, so that's why. Balaji Bajirao contributed to the development of the city of Pune, right, which was the seat of the Peshwa. So इन्होंने पुणे के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया. इस पे भी लाइक या अहमद शाह अब्दाली और दुरानी, ही वाज अ जनरल ऑफ नादिर शाह. सो ही वाज अ जनरल ऑफ नादिर शाह. कौन? अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली सक्सेसर ऑफ नादिर शाह इन्वेटेड द किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग मोहम्मद शाह's tenure in 1748. He raided India in 70. कितनी बार देखो, 7 बार मैंने पढ़ा था, राइट? 8 टाइम्स, राइट राइट राइट. 1748, 49, 52, फिर 56 से 57, 59, 67. Ahmad Shah Abdali invaded 8 times and raided Mathura, right? In 1757, he captured Delhi and left behind Afghan caretaker to watch over the Mughal Empire. He recognized Alamgir II as a Mughal Empire and Rohilla chief Nizamuddaulah and Mir Bakshi of Empire, who was to act as a personal supreme agent of Abdali. Now 1748, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, not that important, but एक बार हम लोग read कर लेते fast. In 1758, Najibuddaulah was expelled from Delhi by Maratha chief Raghunath Rao, who was captured Punjab. Najibuddaulah and Sujauddaulah, along with their allies, right, invited Ahmad Shah Durrani to wage a jihad, holy war against the Maratha in India. फिर अब्दाली entered India through the Khyber Pass in January 1760. Maratha in Punjab withdrew. Abdali moved to Anup Shahan in the kingdom of his ally Nizamuddaulah, Rohillas, and Sijauddaulah, Awadh, and Mughal. In March 1760, Peshwa Nana Sahib decided to send a large expeditionary force under Sadashiv Rao Bahu and his son Vishwas Rao. Composition of expeditionary force. From Udgir, the Maratha assembled 40,000 cavalry, 15,000 troopers, and 200 pieces of artillery. Holkars of Indore and Scindias of Gwalior also joined the force. So these, and then additionally there were 2,000 ladies and camp followers accompanying the army. Abdali and his alliance in Meerut clash of these and that and these and that. फिर 21 जुलाई 1760 capture these. Okay, ये नहीं इतना important है. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एक बार देख लो. It was called the blackest day in Indian history. Oh my god. या ये मैंने पढ़ा था, but फिर भी still blackest day in Indian history. Its battle 50 से 60,000 Maratha fell and 20 से 30,000 women and children were captured and taken as slaves. Maratha Empire received a death blow. Ahmad Shah Abdali thus returned to India to take revenge to the Marathas and defeated them in the third battle of Panipat. Last of Abdali's invasion came in the year of 1767, right? Kerala Kingdom of Travancore. Martanda Varma 1729 से 58 established the independent state of independent state of Kerala बनाया, right, with Travancore its capital. उसके बाद he extended his boundary from Kanyakumari to Cochin. He कौन Martanda Varma, right? So yeah, he extend, ये पढ़ लिया ना हमने, ये extend इतना कोई important है नहीं. Then he made efforts to organize the army along the western lines. He also made alliance with the Mughal Nawab of Karnataka and Jamindar of Malabar title. Then Maratha पढ़ के मराठा याद आ रहा है. Martanda Varma defeated the Dutch East India Company forces at the Battle of Kolhechal. तो ये important नहीं है, but still पढ़ लेना एक बार. Defeated किसको? At the Battle of Kochal in 1741. Rajput. After the decline of Mughal, Rajput tried to re-establish their independence in 18th century. By their activities, Mughal ruler Bahadur Shah marched against Ajit Singh, and who had formed alliance with the Jai Singh II and Durga Das Rathore. At one time, the Rajput controlled the entire territory from south to Delhi Western Coast. Nature of regional state. Mughal superiority. The independent kingdom that emerged during the later Mughal period continued to maintain ties with the empire and acknowledge these. And these, then polity में that. Okay, limitation. Okay, पढ़ लेते हैं. 2 पेज तो बच्चे. Polity. These regional state functions with the collaborative support of different local groups like Jamindar, merchants, local nobles, and chieftains. However, there were exceptions like Mysore, which did not recognize the local chieftains. Limitation with certain exceptions like Mysore, and these states failed to organize themselves on sound economic, administrative, and military principle. Indulge themselves in constant warfare, which imperiled their development, trade, both internal and foreign. Okay, very very important. Now, previous year question है
यू शुड राइट इट डाउन, राइट। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, सो राइट इट डाउन। क्वेश्चन में दे देती हूँ, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761, व्हाई वेयर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत। तो ये सीएससी मेंस 2014 का क्वेश्चन है, इस पे अपना आंसर प्रिपेयर करो। स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता देना, वीक दिल्ली क्यों हुआ, देन बॉडी लिखना पूरा, ज्योग्राफिकल कंडीशन, एंड फिर कंक्लूजन। एक ये आंसर आपका होमवर्क है। देन क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज beset विथ द स्पेक्टर ऑफ अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड 2017 का ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, राइट। फिर प्रीलिम्स के कुछ पीवाईक्यूज है, सोल्व करो इसको, सोल्व करो। अभी मैं आंसर अच्छा लिखे हुए हैं तो भी खुद से सोल्व करो, एंड देन कमेंट में लिखो जो सोल्व कर पा रहे हैं, राइट। जो हमने पढ़े ना अभी लास्ट 2 वीडियो, लाइक ये और लास्ट वीडियो, इन 2 ही वीडियो के ऊपर में ये क्वेश्चन है। सो या टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन बाय योर ओन, सोल्व द आंसर्स, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन चेक द आंसर्स, राइट। तो ये इतने आंसर्स है, कितने हैं ये, ओके। और ये 2 क्वेश्चन हो गए, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी और पानीपत वाला। तो इनको अच्छे से पढ़ो, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू दैट। उसके बाद हम यूनिट 2 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द वीडियो, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बट स्टिल सारे यूनिट 1 से 18th सेंचुरी वाले जो भी मुगल्स और मराठा के जो भी डाउट है लाइक इंपॉर्टेंट, वो सब इसमें क्लियर हो गए। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।